गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर बिजनेस स्टडी मेंटर अखिल कोटियल। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट है। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इसमें हम कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, या ये तीनों है वो। ठीक है। फिर जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है लेबल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में जानेंगे, फंक्शन एंड उसका लेवल क्या है, क्या लोअर लेवल, मिडिल लेवल। हम देखते हैं ना एम्प्लॉय होते हैं, तो जैसे हमारा कोऑर्डिनेटर हो गया, फिर उसके नीचे टीचर्स आते हैं, कोऑर्डिनेटर के ऊपर प्रिंसिपल्स आते हैं, उसके ऊपर एमडीज आते हैं। तो हम ऐसे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा चौथा टॉपिक रहता है वो रहता है कोऑर्डिनेशन के, कि इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है। ठीक है। तो आज हम जो देखेंगे वो सिर्फ हम दो टॉपिक देखेंगे इसके, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या। तो डेफिनेशन जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हमें क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि डिफ़ाइन कीजिए, तो डिफ़ाइन में हमें हमेशा किसी पर्सन द्वारा दी हुई डेफिनेशन बतानी होती है वहाँ पे। ठीक है। मतलब जैसे अब किसी पर्सन द्वारा, मतलब जैसे हेराल्ड नूड्स है, तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो लिखनी होती है, या इन्हीं जो ये 4-5 हैं उनमें से ही किसी ने जो डेफिनेशन दी है वो बोलनी है। डेफिनेशन मीन्स होता ये है कि जो प्रोफेसर होते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी की होती है, वो जो डेफिनेशन देते हैं, वो जो बताते हैं उसके बारे में, उसको हम डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है। दूसरी जो होती है मीनिंग, मीनिंग होती है कि उसको इलेबोरेट करना विद एग्जाम्पल या कैसे भी करके उसको सिंपल वे में लिखना होता है, तो वो हमारी मीनिंग होती है। तो ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन जो है मैनेजमेंट की, वो हेरोल्ड नूड्स द्वारा जो बोली गई है वो है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है कि किसी दूसरे के द्वारा ईजिली काम निकलवा लेना अपना। जैसे हम होते हैं, मतलब फ्रेंड, कोई हमारा फ्रेंड रहता है, उससे बोल देते हैं कि चल भाई तू ये काम कर दे आज, मेरे बदले के मेरी कॉपी तू बना दे। तो ऐसे मतलब वो एक टैलेंट टाइप का हो गया कि हम दूसरों से अपना काम निकलवा लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है। तो इसमें क्या है, इसमें उन्होंने बोला है कि दूसरे किसी से काम कराने की कला तो है, टैलेंट तो है, लेकिन कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में। वो ग्रुप जो, जिन ग्रुप को आप कलेक्ट कर रहे हो, जिससे आपको काम कराना है अपनी कंपनी में या कोई भी फैक्ट्री है, वो क्या हो, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो, एक एक वे में चले सब। ऐसे नहीं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो उन्होंने ये बोला है कि दूसरे से काम कराओ, लेकिन कैसे, ऑर्गेनाइज वे में। तो अभी हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, एफ डब्ल्यू टेलर ने दी है। जो एफ डब्ल्यू टेलर का पूरा नाम है जो वो है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग वट यू वॉन्ट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। तो इनका कहना ये है कि मैनेजमेंट क्या है कि दूसरे से तो काम कराना है, लेकिन कैसे काम कराना है, वो बेस्ट वे में काम करे, अपने बेस्ट तरीके से काम करे, बेस्ट एम्प्लॉई हो, लेकिन उनकी जो कॉस्ट हो वो कैसे हो, वो हमें कम पड़े। ठीक है। तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि जो ये मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो कैसा है, वो सेट ऑफ फंक्शन है। फंक्शन है 5 हमारे पास, उसका सेट है। वहाँ पे क्या होगा, पहले प्लानिंग होगी, फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग होगी एंड कंट्रोलिंग होगी लास्ट में। ठीक है। तो प्लानिंग में हम प्लान करेंगे कि हमें करना क्या है, कैसा करना है। ऑर्गेनाइज में हम क्या करेंगे कि हमें देखना है हम चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे, हमें ये चीज़ें रखनी कैसे हैं। ठीक है। मतलब अगर हमें कोई प्रोडक्शन लाइन खोलनी है, तो प्रोडक्शन लाइन में हमें चाहिए क्या क्या आगे, हम वो प्रोडक्शन लाइन को ऑन करने के लिए हमें मशीनरी कहाँ से चाहिए, ये सारा हम वहाँ करेंगे। फिर स्टाफिंग क्या होगी, स्टाफिंग हम एम्प्लॉय कहाँ से वो करेंगे जो कि हमें बेस्ट पड़े, बेस्ट मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव मैनर पड़े एंड बेस्ट एम्प्लॉई हो, जिनको आता हो
करना सब कुछ, फिर डायरेक्टिंग उनको डायरेक्ट करना कि आप ये काम करो, आप वो काम करो, उनको मतलब एक अच्छे तरीके से बताना कि हमें करना क्या है, तुम इस कंपनी में हो क्यों, ठीक है। फिर लास्ट होता है कंट्रोलिंग। जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद ये पूरे फंक्शन को कंट्रोल करना। कंट्रोल में आपका सारा आ जाएगा कि ये जो हम मार्केटिंग में जो मार्केटिंग करते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है हमें, जो हमारी मशीनरी है उनको कैसे सुपरविज़न करना है, ये सब हमारा कंट्रोलिंग में आ जाएगा। तो ये जब सब मिल जाते हैं उसके बाद हमारा क्या बन जाता है, मैनेजमेंट बन जाता है। तो मैनेजमेंट बनने के लिए क्या है कि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं वो कैसा हो, एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव मैनर में हो। एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव मैनर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे अपना कि वो होता क्या है, एफिशिएंट क्या हुआ, इफ़ेक्टिव क्या हुआ। तो अभी देखिए जो इफ़ेक्टिवनेस है उसका मतलब क्या हुआ। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब हुआ कि कोई भी काम को कंप्लीट करना है कैसे, टाइम पे, चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी पड़ जाए, उससे मतलब नहीं रहेगा। फिर हमें काम पूरा चाहिए तो चाहिए बस, चाहे तुम कितने पैसे ले लो, उसका मतलब ये हुआ। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हमें काम पूरा करना है, कि हमें काम तो बेस्ट मिले ही लेकिन कॉस्ट भी हमारी सेव हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इफेक्टिवनेस का, इफेक्टिवनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा हमारा कि हमें रिजल्ट टाइम पे चाहिए बस, उसकी कॉस्ट मैटर नहीं करेगी। फिर हमको हमें अचीव करना है, रिजल्ट तो करना है बस। और इसमें क्या रहेगा, इसमें ये रहेगा रिजल्ट, जो हमारी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में क्या रहेगा कि हमें कॉस्ट बेनिफिट मिल जाए, काम तो हो ही, साथ में हमें क्या मिल जाए, कॉस्ट बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। अभी हम इसका देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट की, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट की, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है एक तो ये। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मींस कि हमारे पास कुछ गोल तो हो, हम अपना अगर मैनेजमेंट चला रहे हैं तो मैनेजमेंट के लिए कुछ गोल तो हो, वो अचीव क्या करेंगे, वो करेंगे क्या। अगर हमने कोई अ, अगर हम एक फ्रेंड सर्कल बनाया है तो उस फ्रेंड सर्कल में हम कर क्या रहे हैं, हम दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कोई गोल रहता है ना कि आज हमें भाई घूमने जाना है, तो अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हैं कि चलो भाई घूमने चलो। या हम ग्रुप स्टडीज़ करते हैं तो ग्रुप स्टडीज़ में क्या करते हैं, हमारा वहाँ पे गोल क्या रहता है कि हमें क्या करना है, स्टडी करनी है, सारे दोस्त मिल के आज क्या करेंगे, स्टडीज़ करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या है कि हमें गोल क्या अचीव करना है वो ज़रूरी हो, पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है वहाँ पे, ठीक है। अब गोल तो अचीव करना है लेकिन गोल कैसे अचीव करना है, तो उसके लिए मैनेजर रहता है। मैनेजर क्या करता है, वो पहले से ही डिसाइड करके रखता है कि अगर ये एम्प्लॉय तो इससे मुझे क्या करवाना है, अगर ये ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का, ये एक प्रोडक्शन टीम है, तो इसको हमने कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे इसको काम देना है कि हम इसको क्या करें, प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सके। तो इसलिए उसका गोल होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अभी जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इट इज़ ऑल परवेसिव। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, उसमें मतलब हर चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, वो बिज़नेस हो या नॉन बिज़नेस हो। अभी बिज़नेस एक्टिविटीज़ तो सबको मालूम ही है क्या है, हमारा मार्केटिंग करनी है, हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, इसकी हमारी मार्केटिंग चेन कैसे रहेगी, किस इसको हमको ये देना है, कौन कौन इसके कस्टमर रहेंगे, कितने इसके कस्टमर्स होंगे हमारे, ये पूरी एनालाइज होती है। लेकिन नॉन बिजनेस में क्या होता है, नॉन बिजनेस में होता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं हम उनको कैसे मोटिवेट करें, हम उनके लिए क्या करें कि जिससे वो मोटिवेट हों ज़्यादा काम करने के लिए, हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करके दे दे, या हमारी अगर सेल्स टीम है तो वो हमें सेल्स ज़्यादा करके दे दे, हमें उनको कैसे मोटिवेट करें। तो ये भी मैनेजमेंट में इंक्लूड होगा। मतलब सारी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज़ तो मैनेजमेंट में है ही, लेकिन जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो भी होंगी, या हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं वो भी हमारे इसमें मैनेजमेंट में होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे सोसाइटी में। तो देखिए जो इसका तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में क्या है, मतलब मैनेजमेंट में वर्क भी होना चाहिए, पीपल भी, ऑपरेशन भी। तो वर्क मतलब क्या, वर्क मतलब ये कि अगर मैनेजमेंट है तो वो हमारे लिए स्कूल्स प्रोवाइड करे, मतलब जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए, उनके जो चिल्ड्रंस है उनके लिए वो एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए, वहीं पे हॉस्पिटल्स के लिए हॉस्पिटल्स खुलवा पाए वहाँ पे, मतलब वो अपना पूरी एक सोसाइटी इस्टेब्लिश कर पाए।
तभी तो लोग वहाँ पे जाएंगे काम करने के लिए, जब वो अपनी फैसिलिटीज़ देखेंगे वहाँ पे कि हाँ हमें यहाँ पे ये चीज़ मिल रही है, हमें यहाँ पे ये सब मिल रहा है, हमें हॉस्पिटल्स अच्छे मिल रहे हैं, हमारे चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन वहाँ पे फ्री है। तो वहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे। और ज़्यादा वर्कर्स, सिर्फ ज़्यादा वर्कर्स ही काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, जो हमारी जो बाकी सोसाइटी है, जो कस्टमर्स हैं हमारे, ठीक है, सोसाइटी में जो कस्टमर्स रहते हैं वो भी वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे कि हाँ यार ये कंपनी बेटर वो अच्छा काम कर रही है सोसाइटी के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है वर्कर्स के लिए, वर्कर्स का ध्यान रख रही है अपना, तो इसका प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, एक मार्केटिंग भी हो ही जाती है अपनी। जो इसमें दूसरा है वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अभी पीपल का मैनेजमेंट भी होना ज़रूरी है वहाँ पे। क्यों पीपल का मैनेजमेंट होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पीपल्स मीन्स जो वर्कर है वहाँ पे, जो जो मैनेजमेंट में जो वर्कर है उनका मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। उनका मैनेजमेंट नहीं होगा तो काम कैसे होगा। तो अगर उनका मैनेजमेंट होगा तो हम क्या बेटर तरीके से उनसे काम करवा पाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा है ऑपरेशन। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं हमारी मैनेजमेंट में, जैसे हमने परचेज़ कर दिया, फाइनेंस कर दिया, सेल्स हो गई हमारी, हमारी अकाउंटिंग टीम हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हो गई हमारी, ठीक है। तो इन सब को भी लेके चलना है। लेकिन ये जो R&D है, इसमें ज़्यादा खर्चा होता है, तो इसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली मैनर में हम कैसे लेके आएँ, वो भी इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। ये जितने भी ऑपरेशन है इनमें हमारी कॉस्ट कम आए, ठीक है, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो सके। तो इसलिए इसका भी हमें वहाँ पे देखना होता है। तो मैनेजमेंट हमारा ये भी कंसिडर्ड होता है, ठीक है। अभी जो इसमें चौथा वो है वो क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है, कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसे है कि जो मैनेजर है वो ये तो है नहीं कि अभी अप्रैल के टाइम पे हमने अपना प्लान बनाया है कि ये करना है, उसके बाद मैनेजर का काम ख़त्म। नहीं, मैनेजर का काम अभी भी बाकी है। प्लान तो उसने बनाया, उसको वो एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, फिर वो उसको बताना है, डायरेक्ट करना है कि कैसे कैसे ये काम होगा, ठीक है। जब ये सब हो जाएगा, प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है, फिर भी हमारा क्या रहेगा, मैनेजर का इंटरफेयर रहेगा कि काम सही से हो पा रहे है, नहीं हो पा रहे, टाइमली अचीव कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, या कोई दूसरे डिसीजन देने हैं उनको, वो करना है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो मैनेजमेंट में क्या है कि खाली यही नहीं है कि एक बार हो गया तो काम खत्म हो गया। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा अपना। दूसरा क्या है मैनेजमेंट, पांचवा क्या है हमारा, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी कैसे, मतलब सारे पर्सन मिलके एक ग्रुप बनाएंगे तभी काम हो पाएगा। मैनेजर अकेला तो काम करेगा नहीं, उसके साथ एम्प्लॉय भी होंगे, वर्कर्स भी होंगे, पूरा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वो मैनेजर को इंक्लूड करके, फिर ही काम होगा। तो इसलिए वो क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी है तो ग्रुप एफर्ट भी होगा ही होगा उसमें, ठीक है। ग्रुप एफर्ट किस लिए ज़रूरी है, ग्रुप एफर्ट इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो भी, हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो हम प्रोडक्शन अपना बेटर कर पाएँ, हम क्वालिटी बेटर दे पाएँ हम उसमें, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप एफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे, ताकि हम क्या है समय पे काम पूरा कर पाएँ, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएँ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हमारा। इसलिए 6 पॉइंट है जो हमारा वो है डायनेमिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट क्या है, वो एक डायनेमिक फंक्शन है। अब डायनेमिक एक्टिविटी मीन्स क्या, डायनेमिक फंक्शन मीन्स क्या, डायनेमिक फंक्शन मीन्स कि हमारे जो प्रोडक्श अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या अगर हमारी कंपनी है, तो हमारी कंपनी में क्या है कि अकेले हमारी कंपनी तो होगी नहीं मार्केट में, बहुत सारे प्रोडक्शन लाइन, बहुत सारी कंपनियां होंगी, तो उनके साथ कंपटीशन रहेगा। तो कभी हमारी टेक्नोलॉजीज चेंज आएंगे, कभी हमारा कोई एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएगा। तो वो क्या है, मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि अगर इसने काम छोड़ दिया या कोई टेक्नोलॉजी नई आ गई है तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। वो क्या है, वो खुद को चेंज करेंगे उस एनवायरनमेंट में कि अगर नई टेक्नोलॉजी आई है तो इस हिसाब से वो अपने को डेवलप कर लेंगे कि हम इस टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं। या कोई अगर एम्प्लॉय छोड़ के चले गया तो वो क्या करेंगे, दूसरा एम्प्लॉय आके उसकी जगह काम कर सकता है। ये नहीं कि हमने पूरा अपना प्रोडक्शन लाइन ही बंद कर दी एक के जाने से, या कोई टेक्नोलॉजी चेंज होने से, या कोई रूल एंड रेगुलेशन चेंज होता है तो उसमें भी ऐसे होता है। अभी लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। में इंटेंजिबल फोर्स मीन्स क्या, इंटेंजिबल मीन्स क्या है, इंटेंजिबल्स मीन्स होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो वैसे ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में क्या है, अगर
हम अपने जो हमारा प्रोडक्शन है या हमारी कोई कंपनी कुछ गोल बनाती है, अगर हम उसको टाइमली, तो अगर हम उसको जैसे टाइमली अचीव कर पाते हैं, या फिर अगर मैनेजर ने बोला है कि हम कॉस्ट सेव करेंगे इसमें, अगर हम उसका कॉस्ट सेव कर रहे हैं, हमारा गोल अचीव हो पा रहा है प्रॉपरली, तो उसका मतलब क्या है कि हम, हमारा मैनेजमेंट क्या है, गुड है। ठीक है। और अगर वैसे ही सेम, अगर हम अपने मैनेजमेंट को, सेम वैसे ही अगर हमारा मैनेजमेंट जो है वो हमारे टाइमली अचीव नहीं कर पाएगा कोई चीज़ जो उसको दिया दिया गया है, जो उसके लिए गोल बनाया गया है उसको अचीव नहीं कर पाता है वो, तो इसका मतलब क्या है, हमारा मैनेजमेंट जो है वो बेकार है बिल्कुल। तो अभी हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो है क्या, इट refers टू ऑब्जेक्टिव्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रोडक्शन लाइन है या हमारा मार्केट, सेल्स मार्केटिंग का है, पूरा जो कंपनी हमारी फॉर्म हो रखी है, उस सबका सबके जो गोल्स बनाएगा वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें क्या है, इसमें आते हैं हमारे तीन चीज़ें आएंगे: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल जो है वो क्या है, बिजनेस जो हमारा, जो हम बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम कितना लॉन्ग सर्वाइव कर पाएंगे, कितने टाइम तक हम सर्वाइव कर पाएंगे, कहीं ये तो नहीं है कि कल ही हमारी कंपनी जो अब हमने बिजनेस खोला है वो बंद हो जाए। ठीक है। तो सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल क्या है कि हमको बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या सेट करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सके मार्केट में। ठीक है। दूसरा जो उसमें है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट, अगर हम कोई बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है, कि ये फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में अगर हम लॉस कर भी रहे हैं तो कोई नहीं, लेकिन हमें, हमारा गोल क्या मेन होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट हो ही हो हमारा। ठीक है। फिर तीसरा जो है वो है ग्रोथ, कि हमारा ये नहीं है कि हमने एक प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट की है तो हम पूरी लाइफ टाइम उसी प्रोडक्शन लाइन को चला रहे हैं। हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम उस प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाएं, 1 की 2 करें, 2 की 3 करें। तो ग्रोथ भी उसमें सबसे मेन फैक्टर है। तो जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब हुआ कि जो हमारी सोसाइटी है उस वो मेन फैक्टर रहती है, कोई भी बिजनेस हो। ठीक है। तो उसके लिए मेन फैक्टर क्या है, सोसाइटी, क्योंकि कस्टमर सोसाइटी से ही आएंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है, किस लिए कि हम अब जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए हम पार्क्स बनाएं, या हम उसके एजुकेशन के लिए स्कूल्स खुलवाएं, हॉस्पिटल्स खुलवाएं। ठीक है। या पार्क बनवाएं। ये सब क्या होती है, हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होती हैं, ताकि हम सोसाइटी का बेटरमेंट कर सकें। ठीक है। भी जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हमारा जेपी ग्रुप है। जेपी ग्रुप है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है। बांध जिसको बोलते हैं हम। तो उसमें वो क्या करता है कि अपना जो भी उसका एरिया है जहाँ पे उसने डैम बनाया है उसी के आसपास की ज़मीन लेके उसमें वो अपने वर्कर्स जो भी हैं, उसके एम्प्लॉई जो भी हैं उसके, उनको रहने के लिए फ्लैट्स प्रोवाइड करवाता है। अपार्टमेंट बना रखे हैं उसने, स्कूल्स वहीं पे अवेलेबल हैं, और हॉस्पिटल्स वहीं पे अवेलेबल है। तो उससे क्या होता है कि जो अपने वर्कर हैं वो क्या करते हैं कि उनके लिए फैसिलिटी हो जाती है वहीं पे रहने के लिए, कि अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करने पड़ती है उनको, कि रोज़ कोई अप डाउन कर रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है उनके लिए। ये जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव वो क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जो भी हमारा एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई क्या है, मेन पार्ट है कंपनी का, जो उस कंपनी को रन करने के लिए मेन फैक्टर है। तो अभी क्या है, हमारी जो एम्प्लॉई है उनके उनकी क्या होनी चाहिए, कंपनी में रेपुटेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि लोअर लेवल का है तो उसको हम बिल्कुल ही नेग्लिजिबल करेंगे, या उसको मानेंगे नहीं कि ये कुछ है, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है। तो उसमें उसका, और एम्प्लॉई की सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए, वो जो काम कर रहा है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो हाँ ठीक है, ये काम बेस्ट है मेरे लिए। तो उसको बार बार मोटिवेट भी करते रहना चाहिए, जिससे वो अपने काम को ढंग से कर पाए। अभी मैनेजमेंट की एम्प्लॉय के टुवर्ड क्या
ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उसकी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रेम्यूनरेशन है, जो सैलरी है एम्प्लॉय की, वो कैसी हो, मतलब जितना वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी हो। ये नहीं कि काम उससे ज़्यादा करवा दिया, सैलरी उसको कम दे दी। ऐसे में एम्प्लॉय के अंदर क्या आएगा, बर्डन आएगा कि यार काम तो मुझसे ज़्यादा करवा रहे हैं, सैलरी कुछ है नहीं, तो मुझे दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या कुछ। तो उसके दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए पहली बात। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, रेम्यूनरेशन उतना ही दो जितना वो काम करे। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि उसको एक गुड एनवायरनमेंट दे काम काम करने के लिए। ऐसे नहीं कि वहाँ पे माहौल ही ख़राब हो रखा है कि कोई काम ही ना कर पाए, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, गाली गलौज चल रही है। ये इन्वायरमेंट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अगर कोई काम कर रहा है, प्रोफेशनल वे में काम कर रहा है, तो वो वैसे ही चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का शेयर उनको देना चाहिए। जैसे दिवाली बोनस हो गया, होली पे बोनस हो गया, या कोई ओकेज़न पे गिफ्ट दे दिया या कुछ ऐसा, तो वो भी उनको मिलते रहना चाहिए। अभी इतना सब तो देख लिया, तो अभी क्या है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, सबसे पहले क्या है, गोल को अचीव करने के लिए। गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के, अगर किसी की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, मैनेजमेंट। उसको बताना ज़रूरी है कि तू ऐसे काम करेगा तो जल्दी काम करेगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर होगा, यहाँ पे टाइम टेकिंग हुआ, ये सब उसको पता लगेगा। तो इसलिए क्या है, वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। वो क्या, मैनेजमेंट क्या करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि चेंजेस को वो करता है, चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। चेंजेस को एक्सेप्ट करना मतलब जैसे कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो अपने एम्प्लॉय के उस टेक्नोलॉजी के अंडर हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें जिससे उनको टेक्नोलॉजी जानने में आसानी हो। ठीक है, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डायनेमिक होता है। अभी पढ़ा था ना हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो सेम वैसे ही। ठीक है, फिर मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या है, हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अपना अचीव कर सकते हैं। हमें जो हम काम कर रहे हैं, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो तभी तो हमें बोनस ज़्यादा मिलेगा। अगर हम बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं तो कंपनी हमें बोनस क्यों देगी, या कोई भी हमें ओकेज़न पे गिफ्ट वगैरह क्यों वो करेगी। रेम्यूनरेशन अच्छा तभी होगा जब हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो सैलरी कट होगी, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर पाएंगे हम। ठीक, मैनेजमेंट जो पांचवा उसका पॉइंट है, मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है, सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए। सोसाइटी डेवलपमेंट करने के लिए जैसे अभी हम पढ़ ही रहे थे कि वो हॉस्पिटल्स खोल दें, एजुकेशन के लिए स्कूल्स खोल दें। ठीक है, अपना इन्वायरमेंट के लिए कुछ करें, पार्क बनाएं। ठीक है, या एयर प्योरीफायर लगवाएं, या ऐसे ही कुछ चीज़ें। ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए। ये यहाँ पे आपका पहला जो पार्ट था इसका, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, वो अब पूरा हो चुका है। ठीक है, अभी हम दूसरा देख लेंगे। दूसरा जो है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। देखो, तो इसमें अभी जो ये चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में है, वो ये है कि मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, ये साइंस है, आर्ट है, या प्रोफेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंस का देख लेते हैं। साइंस होता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं हम। साइंस होती है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक प्रॉपर वे, एक सिस्टम होता है नॉलेज को गेन करने का। नॉलेज को गेन करने का मैनर मतलब जैसे कि हम पहले अगर कोई थ्योरी है तो उस पर रिसर्च होती रहती हैं, उसकी ट्रूथनेस पे रिसर्च करते रहते हैं साइंटिस्ट लोग। तो उसको क्या हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है वो हमें मिलती कैसे, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो ऑब्जर्व किया हमने कोई चीज़ साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने थ्योरी निकाली, थ्योरी निकालने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके बाद वो एक नॉलेज बन पाई। ठीक है, बात आती है इसकी टेस्टिंग की। तो मतलब जो मैनेजमेंट है वो साइंस कैसे है, तो इसको टेस्ट करने के लिए तो अभी क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो सेम ऐसे ही मैनेजमेंट में भी क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, कोई भी अगर नॉलेज है, मतलब अगर मैनेजर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसकी उसको नॉलेज होगी जो वो कहाँ से होगी, जो किसी दूसरे
किसी दूसरे प्रोफेशनल्स ने जो ऑब्जर्वेशंस ली होंगी, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तो उसके बेस पे उसको नॉलेज रहती है कि हाँ जो ये टेक्नोलॉजी है हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेम साइंस में भी ऐसे होता है, ठीक है। दूसरा जो है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो जो मैनेजमेंट में है वो भी सेम है कि जब एक्सपेरिमेंट होंगे तभी किसी की एफिशिएंसी पता लगेगी, उसकी इफेक्टिवनेस पता चलेगा कि मतलब ये बंदा कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है इस काम को करने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मीन्स क्या होता है? यूनिवर्सल वैलिडिटी मीन्स होता है अगर कोई प्रिंसिपल यहाँ पे एक्सेप्टेबल है तो वो क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो वैसे ही मैनेजमेंट में है। मैनेजमेंट में क्या है कि अगर कोई चीज़, जैसे होटल होटल मैनेजमेंट का अगर हम एग्जांपल लेंगे, तो जैसे अगर वहाँ पे एक सिस्टम है, अगर चाइना में वो सिस्टम फॉलो हो रहा है तो इंडिया में भी वो सिस्टम फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चाइना में अगर कोई प्रोडक्शन लाइन है वहाँ पे कोई चीज़ फॉलो हो रही है तो वो ज़रूरी नहीं कि इंडिया में भी वो फॉलो होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ठीक है। दूसरा जो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट मीन्स क्या होता है, पहले तो आर्ट क्या होती है? आर्ट क्या होती है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो हमारे पास नॉलेज पहले से ही है, जो हमारे पास नॉलेज पहले से ही है हमारे पास है, उसका क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब उसको हमको इम्प्लीमेंट करना किसी चीज़ पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आर्ट। तो अभी करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो सेम मैनेजमेंट में भी यही होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल होती है हमारे पास, एग्जिस्ट करती है। किसी दूसरे ने अपनी कोई थ्योरी निकाली होगी मैनेजमेंट में कि भाई ये काम ऐसे होना है, ठीक है। तो वो हमारे पास पहले से ही मौजूद रहती है, तो हम उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अभी पर्सनलाइज एप्लीकेशन में क्या होता है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज सबके पास है, लेकिन क्या होता है जो टैलेंट रहता है वो अलग अलग रहता है। अगर मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मेरा टीचिंग स्टाइल अलग होगा, कोई दूसरा आपको टीच कर रहा है उसका टीचिंग स्टाइल अलग होगा। कोई कार मैकेनिक है तो वो किसी दूसरे तरीके से कार को ठीक करेगा, कोई दूसरा है तो वो अलग अलग उनके वो रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे उसमें पर्सनलाइज एप्लीकेशन में ये होता है कि मतलब जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उनका क्या है, अलग अलग वे होगा किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तो सेम वैसे ही आर्ट में होता है तो वैसे ही मैनेजमेंट में होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग वेज होते हैं, ठीक है। अभी पर्सनलाइज एप्लीकेशन में होता क्या है कि कभी कभी तो अगर हम अलग अलग वे में काम कर रहे हैं तो कभी कभी तो गोल अचीव हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि दूसरा किसी दूसरे तरीके से कर रहा है। अभी देखो होटल मैनेजमेंट का लेते हैं, उसमें कोई अकाउंटेंट है, वो किसी दूसरे तरीके से काम कर रहा था, अभी उसमें किसी दूसरे अकाउंट को उन्होंने वो कर लिया है, हायर कर लिया, तो उसका काम करने का तरीका अलग है। तो वो इसका जो वर्क डन किया हुआ है, इसने जितना भी इसने काम किया हुआ है, जो ये दूसरा अकाउंटेंट है वो इसके काम को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसकी पूरी नॉलेज नहीं ले पाएगा वो, क्योंकि उसके काम करने का तरीका ही अलग है, उसने दूसरे एप्लीकेशन से काम किया हुआ है, तो वो इसमें जल्दी से आ नहीं पाएगा। तो उसमें पर्सनलाइज एप्लीकेशन में ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैनेजमेंट में ये कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। अभी तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अभी जैसे आर्ट होती है, कोई अगर पेंटर है वो पेंट कर रहा है तो वो कैसे प्रैक्टिस कर करके अपने को बेटर बनाता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, कोई अगर किसी के अंदर अगर मैनेजर स्किल है तो वो भी क्या है, प्रैक्टिस कर करके बहुत लोगों से मिल के एम्प्लॉय से बात करके वो अपनी क्या है एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, मतलब अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाता है। तो ठीक है, तो अभी जो कंक्लूज़न निकला है कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है या आर्ट है, तो अभी हम जो है तो उस जो अभी हमने पढ़ा है तो उसमें क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस भी है आर्ट भी है, लेकिन क्या है, परफेक्ट ना तो वो परफेक्ट साइंस है ना वो परफेक्ट आर्ट है। वो एक्चुअल में है क्या, साइंस जैसे हमको नॉलेज देता है, ठीक है, नॉलेज साइंस नहीं दी लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आर्ट हो जाती है। तो सेम वैसे ही ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, दोनों ही हैं वो,
साइंस के हिसाब से देखें तो वो हमें नॉलेज देगा हमें, ठीक है। और आर्ट के हिसाब से देखें तो वो क्या करेगा, हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो मैनेजमेंट है वो क्या है, साइंस भी है एज वेल एज क्या है, आर्ट भी है। अभी जो तीसरा कंपैरिजन है वो है प्रोफेशन का, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो प्रोफेशन की मीनिंग क्या होती है पहले तो ये जान लें। अभी जो प्रोफेशन है वो है क्या, प्रोफेशन जो है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किसके द्वारा, कोई स्पेशलाइज जिसको नॉलेज होगी, स्पेशल नॉलेज जिसको होगी, जिस पर्सन को स्पेशल नॉलेज होगी उसके बारे में, जैसे सीए है तो उसको मालूम है कि ऑडिट कैसे करना है, टैक्स कैसे फाइल करना है, जीएसटी कैसे भरनी है। तो उसको क्या है, वो स्पेशलाइज्ड है उस चीज़ के लिए, तो वो क्या है, वो प्रोफेशनल हो गया। और जो सीए है वो क्या हो गया, उसका प्रोफेशन हो गया, ठीक है। अभी हम टेस्टिंग कर लेते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की, ठीक है। तो उस सबसे पहले क्या है, जो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इसमें क्या है होता है कि जो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या है, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उस विषय में। जैसे सीए, तो सीए को उसके सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होगी, कि अगर वो ऑडिट कर रहा है तो ऑडिट के बारे में उसको सारा पता होगा, कि कहाँ पे वाउचिंग करनी है, कहाँ पे हमें सैम्पल्स लेने हैं, कहाँ पे हमें क्या करना है, वो सारी नॉलेज होती है। तो वैसे उसको क्या होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए प्रोफेशन को, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स क्या है कि अगर इसमें हर कोई एंटर नहीं कर सकता, जिसके पास एजुकेशनल डिग्री होगी सिर्फ वही इस फील्ड में जा सकता है। अगर मतलब कोई सीए है तो उसके पास सीए का लाइसेंस होगा, एडवोकेट है तो उस पर एडवोकेसी का लाइसेंस होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई सी एस है तो उस पर सी एस का लाइसेंस होगा प्रैक्टिस करने का, कोई डॉक्टर है तो उस पर उसका लाइसेंस होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी मतलब ऐसे जा नहीं सकता है इसमें, ठीक है। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब क्या होता है, जो इस प्रोफेशन को, जो भी ये है सी एस है या फिर आपका कोई एमबीबीएस है तो उसको क्या करते हैं, एमबीए है उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन डिग्रीज़ को, जो भी हमें डिग्रीज़ मिलती हैं उनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आईआईएम है वो एमबीए की डिग्री को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये वेल रेपुटेड कॉलेज है। जैसे सीए हो गया तो सीए के लिए कौन सी वो है, वो आईसीआई है, ठीक है। वैसे सीएस है उसके लिए कौन सी है, आईसीएसआई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होना ज़रूरी है। फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, प्रोफेशनल्स के लिए क्या है, ये जो होते हैं ये बाउंड होते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी जैसे कोई सी है तो उसके लिए रूल्स फॉर्म होते हैं। रूल्स फॉर्म होते हैं कैसे, कि आपको ऑडिट कौन से मैनर में करना है, टाइम टू टाइम गाइडेंस जारी होती है कि आपको जो ऑडिट आप कर रहे हो उसके लिए आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है, कहाँ पे आपको सैम्पलिंग करनी है, कहाँ पे आपको कंप्लीट चेक करना है, कहाँ पे आपको वाउचिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे एंट्रीज़ को चेक करना है, ठीक है। तो वैसे ही जो डॉक्टर रहते हैं, एमबीबीएस रहते हैं, उनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो मतलब कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स क्या है, जो भी हम प्रोफेशन कर रहे हैं, जो भी हम प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में भी उसको प्रॉपर वे में करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट जो आता है वो क्या है, सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव क्या है कि कोई भी प्रोफेशन हो उसका मोटिव क्या होता है, सोसाइटी को सर्व करना। जैसे डॉक्टर है तो वो लाइफ सेव करता है, सीए वो टैक्स फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इनकम को बढ़ाता है। इनकम बढ़ती है जब वहाँ से तो वो क्या होती है, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए स्पेंड की जाती है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें सर्विस मोटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी अगर बात करेंगे हम कंक्लूज़न की, तो कंक्लूज़न क्या निकलता है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन है, बट इंडिया में जो है, इंडिया में अभी क्या है, इंडिया में हम इसको कंप्लीट नहीं बोल सकते हैं कि प्रोफेशन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात की जाए तो जो सीएज हैं वो क्या है, अपने क्लाइंट को प्रॉफिट देने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, टैक्स को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है,
सोशल वेलफेयर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर प्रोफेशन एसोसिएशन की बात करें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अब आजकल फर्जी डिग्रियाँ ज़्यादा बनने लगी हैं, न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ते ही है, ठीक है। वैसे ही अगर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात की जाए तो वहाँ पे क्या है कि एजुकेशनल डिग्री फर्जी बन रही है, तो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड का मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर बॉडी ऑफ नॉलेज की बात की जाए तो बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब उसको प्रॉपर अगर नॉलेज नहीं भी है फिर भी वो उस प्रोफेशन में है। बहुत सारे सीएज ऐसे होते हैं जो अपडेट नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, मतलब अगर टैक्स फाइल करना होता है उनको तो उनको मालूम ही नहीं रहता है कि टैक्स फाइल की डेट कब है या क्या है। तो वैसे क्या उसमें क्या है, पूरा कंप्लीट हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, लेकिन एक हद तक प्रोफेशन मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है एंड अभी डेवलपमेंट की कंडीशन में है। आज का लेक्चर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।